हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो हम यहाँ जो UKSSC इंटरमीडिएट के जो फॉर्म आए हैं उसके हम रिलेटेड फिजिक्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल रेखीय गति का उदाहरण है। तो सरल रेखीय गति का उदाहरण इसमें से वो होगा हमारे सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति। बाकी विद्युत पंखे की गति है, वृत्तीय गति है, और ये सब अलग अलग हैं। जबकि जो सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति है, ये जैसे रेलगाड़ी है तो ये सरल रेखीय गति है, देख सकते हैं। और एक सीधी रेल पटरी पे चलती हुई रेलगाड़ी सीधी सरल रेखीय गति है। और जो झूले की गति है ये दोलन गति कहलाती है, ऑसिलेशन जैसे बोलते हैं, तो ये दोलन गति होगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्तुल गति का उदाहरण है। तो जो वर्तुल गति का उदाहरण होगा हमारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर, पृथ्वी की गति, ये वर्तुल गति कहलाती है। जैसे यहाँ सूर्य है तो इसके चारों ओर हमारी पृथ्वी जो परिक्रमा करती है। तो वर्तुल गति जब किसी वस्तु की गति इस प्रकार होती है कि वह वस्तु किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है, तो यह वर्तुल गति कहलाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सिलाई मशीन का पहिया आदि। ये जो गति होती है ये दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में होती है, दीर्घ वृत्ताकार। यहाँ पे फोकस में हमारा सूर्य होता है और एक फोकस में सूर्य होता है, और जो हमारे ग्रह होते हैं इसकी परिक्रमा करते हैं। ये जो ये नियम दिए थे केपलर ने दिए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। केपलर का फर्स्ट नियम यही बोलता है। फिर अगला है चाल का मूल मात्रक क्या है। तो चाल का जो मूल मात्रक होता है वो होता है हमारा मीटर पर सेकंड। चाल का मूल मात्रक मीटर पर सेकंड है। किसी वस्तु की चाल उसकी स्थिति में परिवर्तन का परिमाण है। चाल एक अदिश राशि है। तो चाल एक अदिश राशि है, और चाल को हम चाल बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। दूरी को हम मीटर में नापते हैं, समय को सेकंड में। और जो इसकी वीमा होगी वो LT-1 होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर अगला देखेंगे, कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट चलती है। बस द्वारा तय की गई दूरी बताओ। हमें हमें जो बताना है, चाल दी गई है और हमें वो भी दिया है, समय दिया गया है और दूरी बतानी है। तो हम जानते हैं जो चाल होती है हमारी वो होती है दूरी बट्टा समय। यहाँ से दूरी बट्टे बराबर आ जाएगा हमारा चाल गुणा समय। तो हमें यहाँ से रख देंगे इसकी वैल्यू। तो 60 गुणा 45, 60 गुणा 45 बट्टे 60। 60 से भागा इसलिए दिया क्योंकि यहाँ समय मिनट में दिया है, हमको घंटे में चाहिए। तो 60 से भागा दे देंगे तो 60 से 60 घटेगा और 45 हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है। अगला है, जब एक परिवेशक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु को स्थिति लगातार बदलती रहती है तो उस समय क्या होता है ये बताना है। तो कहा जाता है कि वह गतिशील है। समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति बदलते जा रही है। मतलब जैसे समय बराबर 2 सेकंड पे कोई वस्तु यहाँ पर थी और फिर 3 सेकंड में यहाँ पर होगी, तो वो क्या है, गति में है वस्तु। तो ये हो जाएगा। जब एक परिवेश के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती है तो कहा जा सकता है कि वह वस्तु गतिशील है। उदाहरण स्वरूप, यदि एक नाव पर बैठकर किसी नदी को पार कर रहे हैं तो हम नाव के सापेक्ष विरामावस्था में हैं, जबकि क्योंकि नाव के सापेक्ष समय के साथ साथ हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। परंतु जब हम नदी के किनारे को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम गति की अवस्था में हैं, क्योंकि नदी के किनारे के सापेक्ष समय के साथ हमारी स्थिति बदलती रहती है। फिर अगला देखेंगे, एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है, 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी करता है और गति बतानी है हमें। तो हमें बता देंगे यहाँ से, चाल बराबर होता है हमारा दूरी बट्टा समय, और दूरी हमको दी गई है 288, समय दिया गया है 60। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4.8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। फिर अगला, किरण जो है 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक, फिर वहाँ से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है। किरण का औसत वेग क्या होगा। चूंकि किरण जहाँ से चलती है वहीं पर वापस आ जाती है, उसका विस्थापन शून्य होता है, इसलिए औसत वेग जो होगा 0 हो जाएगा। तो जब भी अगर विस्थापन 0 होगा तो उसका वेग भी 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 2 बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। फिर अगला है, किसी वस्तु का त्वरण इसके में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। तो वेग में जो परिवर्तन होता है उसे ही त्वरण बोलते हैं। चेंज इन वेलोसिटी
विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो समय के साथ जब हमारा त्वरण जो हमारा वेग बदलता है तो उसे त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के स्थिति बदलने की दर को वेग कहते हैं। अगर हमारी पोजीशन बदल रही है समय के साथ तो उसकी जो रेट होगी उसको हम वेग कहते हैं। और वेग एक सदिश राशि है। जो हमारी वेग है या वेलोसिटी है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। त्वरण भी हमारी वेक्टर है। वो और जो हमारा विस्थापन है ये भी हमारा सदिश है, क्योंकि इसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। जबकि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकंड इनवर्स होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और जहाँ फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, क्या कहा जाता है, तो वेग कहा जाता है। जो वेग होता है हमारा वो हमारा डी एस बाई डी टी, यानी चेंज इन हमारी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है। फिर अगला है, और मीटर पर सेकंड इसकी होती है। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति क्या किसका उदाहरण है बताना है, तो ये असमान गति का उदाहरण है। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चलती हुई बस असमान गति का उदाहरण है। असमान गति में वेग समय के साथ साथ परिवर्तन होता है। इसका मान विभिन्न समय पर बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। चाल, दूरी और समय के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो हमारा ये सही होगा। तो चाल बराबर होती है स्पीड बराबर दूरी बट्टे समय होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये एक अदिश राशि है। जो चाल है हमारी एक अदिश है और वेग हमारा सदिश है। दूरी भी हमारी अदिश होती है और इसका जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। फिर तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु, तो ये कब बराबर होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जब शून्य त्वरण हो। जब हमारा एक्सेलरेशन जीरो होगा तो हमारा जो वेग होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा, यानी वो बदलेगा नहीं। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा वो सही होगा। फिर अगला है हमारा, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं, वेलोसिटी जिसे बोलते हैं। वेलोसिटी जो हमारा, यही इसका फॉर्मूला भी होता है, विस्थापन की समय दर। विस्थापन की परिवर्तन दर को हमारा वेग कहा जाता है और वेग की परिवर्तन की दर को हमारा एक्सेलरेशन कहा जाता है। और जो इसकी विमा होती है वो होती है एल टी माइनस वन। ये हमारी वेग चाल दोनों की विमा सेम होती है और एक्सेलरेशन की जो विमा होती है वो हमारी एल टी माइनस टू होती है। फिर अगला, विस्थापन के परिवर्तन दर को क्या कहते हैं, तो अभी देखा था वेग कहते हैं, वेलोसिटी। फिर अगला है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे असमान गति कहा जाता है। जब कोई वस्तु समान समय में अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे असमान गति कहा जाता है। और जो इसका ग्राफ देख सकते हैं, ये ग्राफ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे इधर को समय है, इधर को दूरी है, तो अगर इस तरीके का ग्राफ होगा तो ये असमान गति है। समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है। अगर समान समय में समान दूरी तय करेगी तो वो समान गति होगी, और समान समय नहीं करेगी तो वो असमान गति होगी। ये भी ग्राफ से भी सिलेबस में है हमारे। फिर है, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है, तो वेग कहा जाता है। गति करती हुई जब कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु का वेग कहा जाता है। वेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और वेग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। वेग यानी जैसे कोई बंदूक से गोली चल रही है तो जो उसका जो तय करेगी वो विस्थापन तय करेगी, और जो इसमें जो उसका चाल को बोलेंगे इसमें वेलोसिटी को बोलेंगे इस समय। और अगर कोई बस चल रही है ऐसे टेढ़े मेढ़े तो उसको चाल बोलेंगे और दूरी बोलेंगे। तो ये दोनों में काफ़ी रिलेशन है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ उसकी गति निर्दिष्ट करती है, तो वेग, वेलोसिटी जो हो चाल के साथ उसकी गति निर्दिष्ट करती है। भौतिक मात्रा वेग जो है चाल के साथ साथ किसी वस्तु की गति को भी निर्दिष्ट करती है। गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर अर्थात एक सेकंड में हुए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड होता है। फिर अगला है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद से रूप में जाना जाता है, तो वेग के रूप में जाना जाता है। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही है वस्तु की गति को, यानी कि एक सेकंड में वो कितना विस्थापन कर रही है उसे वेग बोलेंगे। और एक सदिश राशि है मीटर पर सेकंड में। फिर अगला देखेंगे हम, त्वरण की इकाई क्या होती है, तो जो त्वरण की इकाई होती है वो हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ऑप्शन नंबर बी।
त्वरण का जो फार्मूला होता है वो होता है v अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv अपॉन dt। तो ये याद रख सकते हैं। और त्वरण का एक फार्मूला और होता है हमारे न्यूटन के दूसरे नियम से, F इक्वल्स टू एम ए होता है, तो ए इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर 20 किलोमीटर पर आवर की एक समतुल्य गति है। हम अगर हमें किलोमीटर आवर को मीटर में बदलना है तो 36 गुणा 5/18 कर देंगे, तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो इसका 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और यही अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना होगा तो हम 18/5 से गुणा करेंगे। फिर अगला है गति का SI मात्रक है, तो मीटर पर सेकंड गति या चाल या वेग, तो मीटर पर सेकंड है। फिर ओडोमीटर से हम क्या नापते हैं, तो ओडोमीटर ये बताता है कि कितनी दूरी तय होगी है। किसी गतिशील वस्तु में ब्रेक लगाने में उसके त्वरण में परिवर्तन होता है, तो उसमें हमारा धनात्मक परिवर्तन होगा, ऋणात्मक होगा इसका, इसको बोलते हैं जब ऋणात्मक लगेगा इसमें, तो यह अवमंदन की स्थिति बोलते हैं इसे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर दिए गए चित्र में वेग समय ग्राम में त्वरण का मान हमें प्राप्त होगा, तो जो इस समय त्वरण का मान होगा वो 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे से हमारी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, यानी हमारा वेग स्थिर है। और त्वरण क्या होता है कि वेग कितना बदला, तो यहाँ वेग एक चूर भी नहीं बदला या कुछ भी नहीं बदला, तो इसलिए 0 हो जाएगा। वृत्तीय पथ का विस्थापन होता है तो 0 होता है वो भी, जैसे ये वृत्तीय पथ है, यहाँ से आकर यहीं पे आ गया तो विस्थापन 0 होगा। और दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं, तो हमारा विस्थापन कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मिनिमम डिस्टेंस को हम विस्थापन बोलते हैं। यदि किसी वस्तु का विस्थापन d प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है तो इसका त्वरण होगा, तो एक समान रहेगा इसका त्वरण, उस समय त्वरण क्या होगा, एक समान रहेगा। S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर है। अगर हम इन सबको कांस्टेंट रख दें, t के प्रोपोर्शनल ही रखें, तो a हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट हो जाएगा, तो त्वरण हमारा एक समान रहेगा। फिर निम्नलिखित में से सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक g की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 6.6 इंटू 10⁻11। और इसका रिलेशन भी होता है F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर अगला देखेंगे, विस्थापन समय ग्राफ से हमें क्या प्राप्त होता है, तो चाल प्राप्त होगी। अगर हमें एक तरफ को हम विस्थापन दिखाए और एक तरफ को हम चाल दिखाए, तो जो इसमें हमें प्राप्त होगी वो हमें चाल प्राप्त होगी। और अगर हम ये पूछेंगे कि वेग समय ग्राफ क्या बताएगा, तो वेग समय ग्राफ हमारा त्वरण को बताएगा, यानी एक्सेलरेशन को बताएगा। दाब का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो दाब का फार्मूला होता है वो होता है P इक्वल्स टू F अपॉन ए, ये है फॉर्मूले से निकल जाता है। फिर गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, ये होता है इसका मात्रक। किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 किलोमीटर है, उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होगा, तो द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, द्रव्यमान हमारा सेम ही रहेगा, जबकि जो भार होगा वो 1/6 हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोमीटर है, उसका पृथ्वी पर भार कितना होगा, तो उसका होगा 196.09। तो इसमें करेंगे हम क्या, जो हमारा W का फार्मूला होता है mg, मास हमारा 20 है और g की वैल्यू 9.8 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 196.09। फिर चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार अपेक्षा कितना होता है, तो वो होता है 1/6 भाग हो जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर निर्भर नहीं करता है, तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जो g की वैल्यू होती है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। फिर वेग समय ग्राफ से हमें क्या प्राप्त होता है, वेग समय ग्राफ से विस्थापन भी समय प्राप्त होता है और त्वरण भी। निम्नलिखित आरेखों में से एक समान गति को प्रदर्शित करता है, तो हमने पहले भी देखा था, ये एक समान बता रहा है, यानी जितनी दूरी चल रहा है समान समय में समान दूरी जब तय करता है तो उसे एक समान गति कहते हैं। बाकी ये असमान गति का है। और यहाँ पे दूरी हमारी सेम रह रही है, यहाँ पे दूरी कांस्टेंट है।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।